सभी को नमस्कार। नैनगढ़ की आवाज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहते हैं जो कि अपनी बेबाक बुलंद आवाज़ के लिए और गरीब मजदूर की आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। नैनगढ़ में बहुत ही महान शख्सियत से जिनका नाम है धर्मवीर ढींसा जी, उनसे जानेंगे, उनसे विचार। हाँ जी, धर्मवीर ढींसा जी नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार, आपके पूरे दर्शकों को नमस्कार और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद कि हरियाणा के इस चुनावी समर में आपने अपने प्लेटफार्म चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात आपके दर्शकों तक, हरियाणा के लोगों तक, नारायणगढ़ के लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। आपका धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। तो सबसे पहले सर एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि ये रुड़दू की बहस का मामला क्या है, जिसको लखनऊ से जोड़ के देखा जा रहा है। आपकी जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं उसमें ये रुड़दू की बहस की चर्चा है। ये क्या आखिर क्या मामला है? ये देखिए, जो रुड़दू की भैंस है ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये दिल्ली से जुड़ा है, लखनऊ से जुड़ा है और ये हरियाणा के चुनाव से जुड़ा है, हरियाणा के किसान मजदूर कमेरे से जुड़ा है, हरियाणा के वोटर से जुड़ा है। आखिरकार मामला है क्या? मैं कल किसी काम के लिए दिल्ली गया था तो हमारे एक नारायणगढ़ से, हरियाणा से मित्र हैं रुड़दू, उनके पास एक अच्छी झोटी है, भैंस है। और रुड़दू का मुझे जब मैं दिल्ली में था फ़ोन आया कि भाई वो झोटी जो तूने देखी थी वो लेना चाहता है। मैंने कहा यार हाँ, वो तो मुझे पसंद है, लेनी है। तो बोला फिर भाई अगर लेनी है तो बता दे। मैंने कहा हाँ लेनी है यार, झोटी तो तेरी लेनी है, भैंस तो उसने कहा ठीक है, लेनी है तो अपना बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर रुड़दू तो भाई मैं कहा ऐसा कर, भैंस तो तेरी मैं ले लूँगा। तो उस भैंस को मेरे घर बांधा और मैं दिल्ली आया हूँ। यहाँ दिल्ली के बाबुओं को तेरी भैंस की कीमत दे दूँ और या तो कहे तो लखनऊ वालों को दे दूँ। तो रुड़दू बोला भाई भैंस मेरी पाली पोसी मन्ने और लेने वाला तू और देने वाला मैं। तू पागल हो गया या मन्नू पागल समझ रहा कि दिल्ली वाले ने पैसे दे दे और भैंस तेनू मैं दे दूँ, झोटी मैं दे दूँ, या लखनऊ वाले ने दे दे मैं तेनू झोटी दे दूँ। भाई भाई ये तो पागलपन वाली बात है। मैंने कहा रुड़दू बात तो तेरी ठीक है। भाई यही बात हमने अपने नारायणगढ़ के लोगों को समझानी, हरियाणा के वोटर को समझानी है। भाई ये रुड़दू कोई और नहीं, वो हर एक आदमी जो वोट डालता है चुनाव में, दिल्ली का टिकट देखकर, लखनऊ का टिकट देखकर, बंगाल का टिकट देखकर, वो हर एक आदमी रुड़दू है। और ये जो झोटी है ये हमारी वोट कहीं ना कहीं है, जिससे हमने अपने दुख तकलीफ़ों को हल करवाना है, जिससे हमने अपने मुद्दों को समाधान करवाना है, जिससे हमने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करवाना है। और उस वोट के माध्यम से जो हमारी समस्याएं हैं वो सारी ख़त्म कहीं ना कहीं होंगी। लेकिन जितना समझदार हमारा भाई रुड़दू है कि दिल्ली में मैं पैसे दे आऊँ, लखनऊ में दिया हूँ, पश्चिमी बंगाल में दिया हूँ, रुड़दू झोटी देने को कोई नहीं तैयार। रुड़दू कहा भाई झोटी तो मैं तब दूंगा जब मन्ने पैसे देंगे। तो यही हमारे वोटर ने, नारायणगढ़ के, हरियाणा के ने समझनी है कि भाई रुड़दू की तरह समझदार हो जाओ। वोट उसको दो जो आपके मुद्दे उठाए, वोट उसको दो जो आपके प्रति जवाबदेह हो, वोट उसको दो जो आपके बीच में से हो। अगर आप दिल्ली का टिकट देखकर वोट दोगे तो जिसको वोट दोगे वो दिल्ली के प्रति जवाबदेह होगा और आपके प्रति जवाबदेह नहीं होगा। आपके मुद्दों के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपकी जो सुधार करना है, जो आपकी मांगे हैं, उनके बारे में बाद में बात करेगा। पहले बात करेगा वो जो दिल्ली वाले कहेंगे उसको, उसके बारे में। जैसे रुड़दू की भैंस के पैसे अगर मैं दिल्ली दे आऊँ तो भैंस में कल कोई कमी निकल आए, दूध कम दे और कोई उसमें समस्या आए तो भाई मैं रुड़दू को जाके कहूँ रुड़दू पहले तो भैंस देगा ही नहीं, लेकिन फिर रुड़दू उसकी किसी कमी पेशी के लिए भी जिम्मेवार नहीं होगा। ये हमें समझना है कि भाई वोट हमारी और विधायक हमने चुनना और कानून ने वो चुनने का अधिकार हमारे को दे रखा। तो हम भाई क्यों आखिरकार अपनी वोट के पैसे दिल्ली वाले को कमान दें, लखनऊ वाले को कमान दें? हम अपने बीच में से अपने किसी संघर्ष के साथी को, अपने किसी संघर्ष में साथ देने वाले नारायणगढ़ के या हरियाणा के स्थानीय नुमाइंदे को, व्यक्ति को जो हर सुख दुख में हमारा साझेदार हो और जो चुनाव जीतने के बाद हमारे मुद्दे दमदार तरीके से, बेबाकी से उठा सके, और अगर ना उठाए जवाबदेह कहीं ना कहीं हमारे प्रति हो, हम उसको कान से पकड़ सकें और पूछ सके कि बोल तूने ये क्या वायदा किया था, पूरा क्यों नहीं किया? बोल तेरा इस समस्या के बारे में तू क्या बोलता था, क्या कहना है? जब हम सीधे तौर पर अपना नुमाइंदा खुद चुनेंगे, दिल्ली का टिकट चाहे किसी के पास हो, लखनऊ का टिकट किसी के पास हो, उसकी अनदेखी करते हुए चुनेंगे, तो निश्चित तौर पर जो रुड़दू भाई है
और जो मेरी और उसकी बातचीत हुई, जो दिल्ली में बाबुओं को पैसे देकर उसकी झोट्टी लेने के बारे में, वो समझेगा नारायणगढ़ का वोटर, समझेगा हरियाणा का वोटर कि हमने अपनी वोट के बलबूते पर, जो हमारा अधिकार है उसके बलबूते पर दिल्ली और लखनऊ की दुकानदारी नहीं चलने देनी, उसको बंद करने का काम करना है। तो जैसे कि आज आप चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, तो आखिर किन मुद्दों पर आप चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं, ढींसा जी उस पर अपने विचार व्यक्त करें। जी देखिए, बड़ा आपका महत्वपूर्ण और अहम सवाल है। जहां तक मौजूदा जो चुनाव है हरियाणा विधानसभा के, उसके जो बीच में मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में जो हमारा पिछले 15 साल का संघर्ष है, हर एक किसान, कमेरे, मजदूर और दलित के मुद्दे को लेकर, उन मुद्दों से हमने ये महसूस किया कि अगर इनका हल हो जाए, इनका समाधान हो जाए, तो नारायणगढ़ के, हरियाणा के किसान, मजदूर, कमेरे, दलित, व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और बेरोजगारों की, महिलाओं की, हर वर्ग की, आम आदमी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसी के मद्देनज़र हमने अपने पिछले 15 साल के संघर्ष के तजुर्बे पर ये 32 सूत्रीय संकल्प पत्र, जो हमने पहले भी साझा किया और आज फिर आपके माध्यम से आपके दर्शकों के साथ साझा करूंगा कि ये 32 सूत्रीय हमने संकल्प पत्र तैयार किया है। और इस संकल्प पत्र में हमने उन 32 मुद्दों को शामिल किया है और ये आश्वासन दिया, वायदा किया कि हम संकल्प लेकर ये प्रतिज्ञा करते हैं, इस नारायणगढ़ की धरती की सौगंध खाकर, कि इन मुद्दों के ऊपर समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। ये नहीं कि 5 साल चाहिए, नारायणगढ़ जिला बनाना है, 2 साल के अंदर आपको सार्थक परिणाम मिलेंगे। नारायणगढ़ की शुगर मिल की समस्या है, यहाँ सहकारी शुगर मिल लगानी है, पहले 2 साल के भीतर आपको उसका परिणाम आपके सामने लेकर आएंगे। नारायणगढ़ में मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, 2 साल के अंदर उसके ऊपर काम किया जाएगा। ये तो जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर है। लेकिन दूसरा, जो सुविधाएं होनी चाहिए, हमारी सोच है कि नारायणगढ़ में न केवल बल्कि पूरे हरियाणा में हर गांव में चौधरी छोटू राम के नाम पर किसान क्लब स्थापित किए जाएं, जहां किसानों को आधुनिक कृषि के तरीकों की जानकारी दी जाए। हर एक गांव में जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं और महात्मा ज्योतिबा फुल्ले हैं, उनके नाम पर जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो स्थापित की जाए और वहाँ संविधान और दूसरी आधुनिक पढ़ाई बच्चों को दी जाए। आज हर एक गाँव में, हर घर में नशे की पहुंच इस सरकार ने करने का काम किया। उसके ऊपर अंकुश अगर लगाना है तो वो खेलों को बढ़ावा देकर लगाया जा सकता है। खेलों को बढ़ावा देना है, हर जगह स्टेडियम हर गांव में या क्षेत्र में स्थापित करने हैं, ताकि युवाओं का रुझान खेल की तरफ बढ़ सके। और जो हमारी नस्लों को बर्बाद करने का काम कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो नशे के माध्यम से कर रही हैं, नशा तस्करों को रोकने में विफल हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। सबसे बड़ी समस्या आज एनडीसी को लेकर है। एक व्यापार बन गया एनडीसी, परिवार पहचान पत्र एक बड़ी समस्या बन गया, किसानों के लिए पोर्टल की बड़ी समस्या है, ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन को लेकर समस्या है, फसलों के मोल को लेकर किसानों को नहीं मिलते वो समस्या है। शंभू बॉर्डर आज बंद है, किसान बैठे हैं, सरकार उनको गोली डंडा लाठी मारने का काम करती है। किसान कर्ज माफी की जरूरत है, मजदूर कर्ज माफी की जरूरत है। ये जो मुद्दे हैं हमारे पिछले 15 वर्ष के संघर्ष के आधार पर, उनको लेकर हमने 32 सूत्रीय संकल्प पत्र तैयार किया और इसी संकल्प पत्र को हम कहीं ना कहीं गाँव में लोगों के बीच में लेकर जाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ साझा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चर्चा हमारी कि भाई जीतेगा वो जिसको नारायणगढ़ के लोग वोट डालेंगे। टिकट में किसी में जीत नहीं। 2014 में जो टिकट आपने हराने का काम किया, जिस टिकट को, आज आप उस टिकट में करंट बता रहे हैं, और जिस टिकट में 2014 में करंट था आज उसको कोई लेने वाला नहीं है, छोड़कर उसको लोग भाग रहे हैं। भाई जब आपने आजाद का साथ दिया वो जीता, आपने बसपा का साथ दिया वो जीती, आपने कांग्रेस का साथ दिया वो जीती, आपने बंसीलाल के टिकट का साथ दिया वो जीता, आपने भाजपा के टिकट का साथ दिया वो जीता, और जब आजाद का साथ दिया वो जीता। जीत उसकी है जिसको आप वोट डालेंगे, जिसके आप साथ होंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसका साथ दें, उसके साथ खड़े उसको वोट दें जो आपको लगता है कि आपके हर एक सुख दुख में साझेदार रहा, आपकी समस्याओं को बेहतर समझता है, आपकी समस्याओं को बेहतर प्रदेश की विधानसभा में उठा सकता है। आपके क्षेत्र के जो राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार नारायणगढ़ है, मैं मानता हूं नारायणगढ़ को उसका बनता हक नहीं मिला। नारायणगढ़ के लोग मांग करते हैं कि जिला नारायणगढ़ को बनाया जाए, लेकिन नारायणगढ़ के क्षेत्र को काट काट के छोटा करते रहे, काट काट के छोटा करते रहे। लोगों ने आवाज उठाई जिला बनाओ। नारायणगढ़ के सब डिवीजन के जो
तहसीलें थी वो जिला बन गए। लेकिन जब नारायणगढ़ के लोगों ने कहा कि नारायणगढ़ को जिला बनाओ, कि भाई ये तो छोटा रह गया, पूरा नहीं करता गाइडलाइन को, जबकि कोई गाइडलाइन है ही नहीं, हमने आरटीआई में मांगा। दूसरी तरफ सढौरा के लोग कहते हैं कि हम नारायणगढ़ को जिला बनाने में साथ हैं, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। भाई ये नारायणगढ़ के लोगों को समझना है। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार छीनने पड़ते हैं, अधिकार छीने जाया करते हैं। हरियाणा की विधानसभा में कोई खाली स्थान नहीं भरना, आपको किसी ऐसे नुमाइंदे को भेजना होगा जो बेहतर तरीके से आपके क्षेत्र की आवाज उठा सके, आपके क्षेत्र का बनता हक आपको दिलवा सके। यह आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जब हरियाणा की विधानसभा में दमदार तरीके से जो काबिल हो वो आपका हक लेकर आएगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि नारायणगढ़ हलके के हालात बनेंगे और सत्ता का केंद्र नारायणगढ़ हलका बनेगा। सर जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है और जो भाजपा है और कांग्रेस है, आज तक भी वो जो दोनों पार्टी हैं एक 10 साल राज करके जा चुकी है, और दूसरी जो पार्टी है वो अभी 10 साल राज कर रही है। अभी मतलब चल रहा है उनका टाइम, अभी जैसे आचार संहिता लगी हुई है, तो उसमें अभी भी वो भी कोई कैंडिडेट जो है अभी घोषित नहीं कर पाए। इस पे सर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो ये सरेआम जो गांव-गांव में हमारी जनसभाएं प्रचार चल रहा है, साथियों के साथ चर्चा चल रही है, उसमें सरेआम और साफ शब्दों में कहा कि भाई ये विधायकी का चुनाव नहीं, ये एमएलए बनने का चुनाव नहीं, ये तो लूट के लाइसेंस में साझेदारी की लड़ाई है। ये लोग लूट के लाइसेंस में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं नारायणगढ़ के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या हो गया। 2014 में जो हमें बुरे लगते थे, जिनको हमने लुटेरे कहकर, भ्रष्टाचारी कहकर, नारायणगढ़ को बर्बाद करने वाले कहकर, हरियाणा को बर्बाद करने वाले कहकर, देश को बर्बाद करने वाले कहकर सत्ता से बाहर करने का काम किया था, और जिनको हम सत्ता में लेकर आए थे कि ये तस्वीर बदल देंगे देश की, विश्व गुरु बना देंगे, ना जाने किसान के लिए क्या क्या करेंगे, कमेरे के लिए क्या क्या करेंगे, और नारायणगढ़ को 4 चांद लगाने का काम करेंगे, विकास की नई बयार नारायणगढ़ में बहेगी। अब वो लोग हमें बुरे लगने लग गए। जो 2014 में बुरे लगते थे वो अच्छे लगने लग गए, और जो 2014 में अच्छे लगे थे वो बुरे लगने लग गए। ये क्या है? ये अदला बदली है, एक से छीनकर दूसरे को, दूसरे से छीनकर एक को। और इन हालातों में होता क्या है, जब संघर्ष के माध्यम से नारायणगढ़ के मुद्दों को उठाया जा रहा है और निश्चित तौर पर एक नई बयार नारायणगढ़ में चल रही है बदलाव की, तो ऐसे में जो टिकट के दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से बचकर भागते हुए नजर आते हैं। ये दोनों राजनीतिक दल जो हैं ये अपने काम पर विश्वास नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं। ये जुगाड़ बिठाने पर विश्वास करते हैं कि इस जाति के को टिकट देंगे, वो फिर उस जाति की वोट हमें मिल जाएंगे। दूसरा देखता है कि अगर इसने इस जाति को टिकट दे दिया, मैं फलानी जाति को टिकट दे दूंगा, उस जाति के वोट मुझे मिल जाएंगे। ये तो लोगों की वोट धर्म, जाति, मजहब और जुगाड़ के माध्यम से लेना चाहते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर वोट लेने के लिए इनके पास है ही कुछ नहीं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो उनकी घोषणा है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उनको ये नहीं पता चुनाव कौन लड़ेगा। ये निश्चित तौर पर सीधे तौर पर इशारा करता है कि जो लोग हैं उन्होंने वो किया नहीं, उनकी जो प्रोफाइल है वो ऐसी नहीं है कि वो सीधे तौर पर अपनी प्रोफाइल विकास के नाम पर चुनाव लड़ें और जीतें। तो ऐसे में उम्मीदवार घोषित करने में देरी होना स्वाभाविक है और निश्चित है। तो सर जैसे जनसंपर्क लोगों से हो रहा है, चुनाव के दौरान आप लोगों के बीच में जा रहे हो जी, तो कैसा महसूस आपको हो रहा है? लोगों से कैसा रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए शर्मा जी, मैं निश्चित तौर पर ये जनता से और जन सरोकार से जुड़ा आपका सवाल है, और इसमें मैं बिल्कुल सच जो स्थितियां हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैंने चुनाव लड़ना भी नहीं था, लेकिन हमारे संघर्ष के जो साथी हैं पिछले 15 साल से, उन्होंने कहा कि हमें निश्चित तौर पर इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाना है, लोगों के सामने एक विकल्प लेकर जाना है कि भाई ये लूट है जो, इसको रोका कैसे जाए। जो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को पूंजीपति लुटेरों ने अपनी तिजोरियों में बंद करने का काम किया और वहां दौलत के अंबार लगाने का काम किया। जो आर्थिक असमानता आज है, जो हरियाणा में रोजगार के नाम पर लूट होती है, जो टैक्स के माध्यम से लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई को सरकार लूटने का काम करती है और जनता की समस्याएं ज्यों का त्यों बनी रहती है, हमें एक राजनीतिक रूप से भी एक विकल्प लोगों के सामने पेश करना है, वो लोग तय करें। और जब साथियों ने मुझे बार बार ये आग्रह किया, मैं लोगों के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं, वो कह दे नहीं लड़ना,
नहीं लड़ूंगा। हमें अपार प्रेम, अपार स्नेह, अपार समर्थन मिल रहा है। एक सवाल पूछते हैं साथी कि टिकट, मैंने कहा भाई यही तो लड़ाई है, रुड़दू की भैंस के पैसे रुड़दू को देने हैं, टिकट वाली लड़ाई से तो मैं बाहर हूं। एक साथी सवाल टिकट का करते हैं। एक और सवाल है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं नारायणगढ़ के लोगों का, उन साथियों का जो पिछले 15 साल के संघर्ष में मेरे साथ रहे, और अब जब चुनाव लड़ने का समय आया उन्होंने खुद कहा कि चुनाव लड़ो, और खुद वो, चाहे गांव में प्रोग्राम है, जनसंपर्क है जो है, निश्चित तौर पर उसकी कमान खुद संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो मेरे लिए है, और सबसे बड़ा एहसान जो मैं साथियों का, नारायणगढ़ के लोगों का अपने ऊपर मानता हूं, मैं आपके साथ साझा करना चाहूं। कोई किसी नेता की फोटो लेकर आएगा, कोई किसी पार्टी का टिकट लेकर आएगा, कोई किसी दल के कार्यकर्ताओं को साथ मिलाएगा, कोई जात का जोड़ तोड़ करेगा, कोई कुछ और हथकंडे अपनाएगा चुनाव लड़ने के लिए कि मैं फलां का टिकट ले आऊं, इसकी लहर है, मैं फलां नेता की फोटो लगा लूं, इसकी लहर है। वो इन जुगाड़ों के बावजूद भी प्रचार में, जनसंपर्क में हमारे से बहुत पीछे हैं। हमने किसी आज के समय में जो प्रभावशाली नेता हो, अभिनेता हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई किसान नेता हो, या कोई राजनीतिक नेता हो, उभरता हो, पुराना हो, या उनका कोई बना बनाया संगठन हो, उसके बलबूते के बिना, साथियों के सहयोग से, अपने बलबूते पर, अपने दम पर हमारा जो प्रचार है वो चल रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से ये कहकर, ठोक बजाकर, खुली बात करके कि भाई हम आज़ाद हैं, हमारे पास टिकट नहीं। आप जरा सोचिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट ले आऊं, उसके जो 20-50 कार्यकर्ता हैं वो मुझे बना बनाया सिस्टम मिल जाता है। किसी नेता की फ़ोटो ले लूं जिसकी फ़ैन फॉलोइंग हो, वो लोग मुझे मुफ्त में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो कुछ है अपने मित्रों के, साथियों के, सहयोगियों के बलबूते के ऊपर है। किसी भी नेता, अभिनेता, या जो बड़ी कोई हस्ती हो जो कहती है मेरी फ़ैन फॉलोइंग, चाहे वो किसान आंदोलन से है, उन सब के सहयोग के बिना, साथियों के सहयोग से, उनके बलबूते पर हमारी मुहिम चल रही है। और बहुत बढ़िया प्रेम, जन समर्थन और साथ मिल रहा है, जिसके लिए मैं साथियों का आभारी हूँ, नारायणगढ़ के लोगों का आभारी हूँ। वो समझने लगे हैं कि ये उनकी लड़ाई है, उनके मुद्दे हैं जो मैं उठा रहा हूँ। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, आप तो मीडिया से जुड़े हैं और सक्रिय हैं नारायणगढ़ में, बताइए नारायणगढ़ के लोगों के मुद्दों को पिछले 15 साल से जिस तरीके से मैंने उठाया, क्या किसी ने उठाया? क्या आज भी जो चुनाव के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से नारायणगढ़ के मुद्दों को गति देने का हम काम कर रहे हैं, चाहे वो जिला बनाने का मुद्दा है, किन से जवाब मांगो, नारायणगढ़ हॉस्पिटल का मुद्दा है, जवाब मांगो, रोजगार में हिस्सेदारी का मुद्दा है, जवाब मांगो, नारायणगढ़ शुगर मिल का मुद्दा है, जवाब मांगो। कोई मांग रहा है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? ना, वो किसी पार्टी के बलबूते पर, किसी दल के बलबूते पर, किसी टिकट के बलबूते पर, किसी नेता के बलबूते पर तर जाना चाहते हैं। एक और शर्मा जी जो महत्वपूर्ण और अहम है नारायणगढ़ के संदर्भ में, जितने नेता यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जितने नेता आज चुनाव की समर में है या छोड़कर भाग गए, एक ने भी अगर नारायणगढ़ के किसी मुद्दे पर खुद कॉल देकर कोई प्रदर्शन किया हो, कोई दरी बिछाई हो, कोई टेंट लगाया हो, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद किया हो, एक भी नेता ने, जो चाहे नेता बनने की फिराक में है, चुनाव लड़ रहा है, चुनाव छोड़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि किसानों ने प्रदर्शन कर दिया, आप उसमें गए, फोटो उतारी, सेल्फी ली और रील बना के डाल दी। मेरा प्रदर्शन है, मैंने कॉल दी, उसमें आए, फोटो उतारी और 10 मिनट में फरार और डाल दी। ये काम करने वाले लोग जब जमीन पर आते हैं तो निश्चित तौर पर महसूस करते हैं। लेकिन हमने छोटा किया, बड़ा किया, नारायणगढ़ के हर मुद्दे को लेकर, कैंडल मार्च से लेकर हर मुद्दे पर, चाहे वो शुगर मिल का मुद्दा था, हमने धरना चला के रखा उसके लिए। कोई भी मुद्दा नारायणगढ़ जिला बनाने का था, हमने धरना दिया। नूह में हिंसा हुई, हमने सीधे तौर पर नारायणगढ़ में संविधान प्रस्तावना का पाठ रखा, साथियों के साथ मिलकर, और आह्वान किया और चुनौती दी फिरका परस्त ताकतों को कि दम है नारायणगढ़ में मुसलमानों के साथ जागती करके दिखाओ, क्योंकि इस देश का संविधान उनको आज़ादी देने का काम करता है। ऐसा मुद्दा कौन सा है जिसके ऊपर हमने संघर्ष नहीं किया? और वही पीड़ा, वही वेदना कहीं ना कहीं ये कहती है कि चुनाव के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान होगा। और उसी लिए शायद साथियों का प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के साथ जो उनका जुड़ाव है वो मिल रहा है। तो ढींसा जी, अब तक जैसे चुनाव में उतर चुके हैं, आज़ाद चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं, तो ऐसे में किसी पार्टी ने, ऐसा अभी हुआ है अभी तक भी किसी पार्टी ने आपसे संपर्क साधा हो कि हम आपको टिकट दे के आपको इलेक्शन लड़वाते हैं, ऐसा अभी तक कहीं से कोई प्रस्ताव आपको मिला है अभी तक? देखिए,
जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में जो सबसे पहली चोट हम करते हैं वो राजनीतिक पार्टियों की टिकट की रिवायत के ऊपर करने का काम करते हैं कि भाई ये टिकट की दुकानदारी बंद करनी है। जब हम सबसे पहली चोट उन पार्टियों की जो रीढ़ की हड्डी है, जो उनके पास लूटने का लोगों के पैसे को, मुद्दे को, वोट को तरीका है, उसके ऊपर चोट मार रहे हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई पार्टी हमारे साथ कहीं ना कहीं संपर्क करने का काम करेगी। कुछ इनडायरेक्टली हुई हैं बातें, लेकिन सीधे तौर पर सामने आकर किसी पार्टी ने, देखिए मैं एक और बात, आपका सवाल है, मैं एक और बात आपसे साझा कर दूं और खुले कर दूं कि मैं टिकट अगर लेके लड़ना चाहता तो एक नहीं अनेक पार्टियां ऐसी थी जिनका टिकट मैं आसानी से लेकर आ सकता था, आज भी लेकर आ सकता हूं अगर मैं टिकट पर चुनाव लड़ना चाहूं। लेकिन हमारा चुनाव लड़ने का लक्ष्य है लोगों को एक साफ सुथरा विकल्प देने का है, उनको ये बताने का है कि भाई वोट आपकी है, अपनी वोट की कीमत पहचानो, अपनी मर्जी से प्रयोग करो, जिसके मर्जी आप उसको फेवर में उपयोग करो, जिसके फेवर में, जिसके हक में नारायणगढ़ का मतदाता सबसे ज़्यादा वोट डालेगा वो जीतेगा। टिकट की जरूरत नहीं, हम तो सबसे पहले लड़ाई लोगों के बीच में ये लड़ रहे हैं। अगर टिकट लेकर आने की लड़ाई होती तो निश्चित तौर पर एक नहीं कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके टिकट मेरे पास होते। मैं ये दावा नहीं करता कि फला का होता, लेकिन टिकट के ऑफर मैंने खुद ठुकराए हैं इस चुनाव की घोषणा करने से पहले, और वो अनेक साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं उसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन हमारी तो लड़ाई ही लोगों को, लोगों की ताकत, लोगों के हक, लोगों के अधिकार, उनकी वोट की कीमत समझाने से शुरू होती है, और जिसके रास्ते में उनकी इस ताकत के सबसे बड़ी अड़चन कहीं ना कहीं आज के समय में राजनीतिक पार्टियां नजर आती हैं। और वो राजनीतिक पार्टियों से फिर हमारी आज के समय में मेल नहीं खाती विचारधारा। अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जो एक उम्मीदवार को इतनी आज़ादी दे कि वो अपने हलके के मुद्दे उठाए, उनकी बेबाकी से आवाज़ उठाए, आज़ादी से उनके मुद्दों को खुलकर उनके लिए मांग करे, तो निश्चित तौर पर उस पर विचार भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा राजनीतिक दल, ऐसी व्यवस्था इस देश में भी नज़र नहीं आती। उसकी शुरुआत हम करने का प्रयास नारायणगढ़ से कर रहे हैं। ढींसा जी, पिछले 5 साल में जैसे यहाँ से कांग्रेस की विधायक शैली चौधरी रही है, तो उनके द्वारा भी विधानसभा में नारायणगढ़ को जिला बनाओ का मुद्दा जो था वो भी उठाया गया है। कई मुद्दे हैं जो उनके द्वारा विधानसभा में उठाए गए हैं, मगर फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि अपोजिशन में होने के बावजूद उनका कोई ये मुद्दे जो हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाए, काम नहीं हुआ है। ऐसे में अगर नारायणगढ़ की जनता आपको विधायक के तौर पे चुन लेती है तो आप भी एक अकेले आज़ाद पार्टी से, आज़ाद ही उम्मीदवार के तौर पे आप एमएलए बनोगे, तो ऐसे में ये 32 सूत्रीय कमेटी जो आपने ये संकल्प बनाया है, तो ऐसे कैसे लागू कर पाओगे हरियाणा में इसको? बड़ा आपका टेढ़ा और बेवाक सवाल है। सबसे पहले तो आपने जो मौजूदा समय में विधायक हैं शैली चौधरी, उनका जिक्र किया कि उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई। निश्चित तौर पर उन्होंने नारायणगढ़ के मुद्दों के बारे में 1-2 बार वहाँ बोला, लेकिन सवाल क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए, आपने मेरे को ये कहकर सवाल पूछा कि अगर मुझे मौका मिलता है। देखिए, मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कहूँगा कि अगर मैं नारायणगढ़ का विधायक हूँ, जो लोगों के साथ तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार के नाम पर लूट खसोट होती है, नगर पालिका में लूट खसोट होती है, जो निश्चित तौर पर बिजली विभाग में लूट खसोट होती है, पुलिस थानों में लूट खसोट होती है, और जो शिक्षा खत्म होने के कगार पर है, जो नारायणगढ़ में ऐसी महत्वपूर्ण और अहम समस्याएं हैं, उनका केवल विधायक अगर विपक्ष का भी हो उनका हल निकाल सकता है। आप मुझे एक बात बताइए कि तहसील कार्यालय में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लोगों को अपना जायज़ काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। सुबह से शाम तक लोग रजिस्ट्री करवाने की, फ़र्द निकलवाने की लाइन में लगे रहते हैं। आप मुझे विधायक बनाइए, मैं 2 दिन तहसील कार्यालय में बैठूंगा और लोगों को कहूंगा कि मैं फला दिन तहसील कार्यालय में बैठा हूं, आइए अपना काम लेकर। कौन तहसीलदार, कौन थानेदार, कौन कमेटी का आपसे रिश्वत मांगता है? आपको अपने हलके को टाइम देना होगा। क्या मुझे बताएं, विधायक अगर किसी स्कूल में जाए, वहां का औचक निरीक्षण करे, वहां की इंस्पेक्शन करे, वहां बच्चों के शिक्षा के स्तर को देखे, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तहसील कार्यालय में आप बैठिए, एक दिन विधायक बैठे, लोग रजिस्ट्री कराने के लिए लेकर आए, तहसीलदार रीडर उसको मना कर दे, लेकिन अगर आपके विधायक को नॉलेज है, उसके बारे में जानकारी है, उसे उठा के सवाल पूछ सकता है कि कैसे कर रहा है तू।
जब विधायक की पावर किसी के साथ जुड़ी हो और वो कोई आवाज़ उठाए, उसको पूरा हरियाणा देखता है, पूरा हरियाणा सुनता है, पूरे देश में वो आवाज़ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करने का काम करती है। लेकिन वो काबिलियत उसमें होनी चाहिए। आपने 32 सूत्रीय संकल्प पत्र की बात की। निश्चित तौर पर एक विधायक वो काम कर सकता है कि पूरी पार्टी नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है? अब किसानों का आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पर, विपक्ष में कहीं ना कहीं कांग्रेस है, सत्ता पक्ष में भाजपा का गठबंधन है। तो वहाँ जब हम बैठे थे, एक चर्चा हुई कि किसानों के एमएसपी के मुद्दे को कैसे उठाया जाए। वहाँ एक चर्चा उभर कर सामने आई कि इसको उठाने का एक बेहतर तरीका ये है कि जो विपक्ष के सांसद हैं उनसे संपर्क किया जाए और वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, वकील हूँ, बेहतर जानता हूँ। जो किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, विद्यार्थियों के, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, मैं उसके ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आना जानता हूं। अगर मैं हरियाणा विधानसभा में हूं और उस प्राइवेट बिल के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष को आप कहीं ना कहीं नंगा करने का काम कर सकते हैं और ये जनता के सामने एक अकेला विधायक लेकर आ सकता है कि भाई देखिए ये मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर कितने लोग साथ थे, कितने नहीं थे। सर, एक सवाल और बनता है, जैसे 2014 में नायब सिंह सैनी जी यहाँ से मंत्री जो थे, पहले यहाँ विधायक बने, फिर वो मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा में, और अभी कुछ टाइम पहले ही उनको यहाँ पे हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया है। तो नयनगढ़ कौन से बहुत ही अपेक्षाएं थी, तो इस जो वो मतलब खरे नहीं उतर पाए नयनगढ़, इस बारे में सर मतलब आप क्या अपने विचार जरा। मैं केवल इतना कहूँगा कि जो जनता को सजबजाग स्वप्न दिखाएगा, वायदे करेगा, उनको पूरा नहीं करेगा। निश्चित तौर पर जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है, उससे जवाब मांगेगी। जो नायब सैनी ने लोगों से वायदे किए थे, उनको स्वप्न दिखाए थे, जो लोगों की उनके प्रति आशाएं थी, वो खरे नहीं उतरे, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। ये आगे भी जो बढ़ने वाले हैं वो भी समझ लें कि वोट के लिए आप जिले का लोगों से वायदा कर लें कि जिला बनाएंगे, वोट के लिए हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने का वायदा कर लें कि बनाएंगे, वोट के लिए आप नारायणगढ़ में सहकारी शुगर मिल लगाने का वायदा कर लें कि लगवाएंगे, और लगवाएं ना तो इससे बुरा हशर उनका भी कहीं ना कहीं नारायणगढ़ के लोग करने का काम करेंगे। क्या इन्हीं कारणों से वो आज मतलब विधानसभा में सीट की तलाश है पूरे हरियाणा में, कि नारायणगढ़ में भी है, कहीं ना कहीं उनका अभी मन है नारायणगढ़ से लड़ने का। अभी कुछ अटकलें आती हैं कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, कभी अटकलें आती हैं कि वो गुहाना से चुनाव लड़ेंगे, तो मतलब ये इस पे क्या विचार रखेंगे? देखिए, नायब सैनी जिस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं वो एक मजबूत राजनीतिक संगठन है। एक मजबूत राजनीतिक संगठन का मुखिया होने के बावजूद, मुख्यमंत्री होने के बावजूद, अगर आपको हल्का तलाशना पड़े और नारायणगढ़ के लोगों के बीच में आप मुख्यमंत्री बनकर आएँ और नारायणगढ़ के लोगों की आशाओं पर आप खरे न उतरें और फिर आप कहीं ना कहीं हल्का ढूंढें, तो निश्चित तौर पर ये खुद को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और शीशा साफ जनता के सामने है कि जो हो रहा है और जो निश्चित तौर पर आज जिस समस्या से हम बात करते थे जब मुख्यमंत्री बने कि लोगों को बड़ी आशाएं हैं, वो लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे या नहीं, और लोग भी उनसे आशा कर रहे थे। यहाँ तक मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पर्दे के पीछे उनके वर्कर, उनकी पार्टी के वर्कर भी उनके कार्य प्रणाली से, उनके कार्यकाल से नाखुश कहीं ना कहीं हैं। वो जनता को जवाब उनसे भी देते नहीं बनता। तो अंत में हमारी शुभकामनाएं हैं, जो कि धर्मवीर ढींसा जी हैं, वो चुनाव में हैं, और उनसे भी कहेंगे कि वो जनता से कोई अपील करना चाहे नारायणगढ़ की आवाज़ की तरफ से तो वो कर सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे नारायणगढ़ की जनता को? देखिए, नारायणगढ़ के जो हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और मतदाता निवासी हैं, उनके चरणों में वंदन और प्रणाम के साथ मेरी अपील केवल इतनी है कि भाई इस चुनाव में अपने आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, नारायणगढ़ का बनता हक नारायणगढ़ को दिलवाने के लिए, यहाँ जो समस्याओं के अंबार नगर पालिका से लेकर किसान, मजदूर, कमेरे, व्यापारी, दलित मजदूर के मामलों में लगे हुए हैं, उनके निपटारे के लिए, अपने बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए आप निश्चित तौर पर मतदान करें। और एक विकल्प हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और ये आपसे अपील है कि चुनाव परिणाम जो भी हो, हमने ये कह रखा है और हम अपनी ज़बान पर खरे उतरेंगे कि हमारा जीवन दीनबंधु चौधरी छोटू राम के मिशन को, शहीद आजम भगत सिंह की सोच को और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को समर्पित है। हमारा जीवन किसान, मजदूर, कमेरे, दलित, दुकानदार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी और आम आदमी, महिलाओं, नौजवानों के कल्याण को समर्पित है और उसके लिए काम करते रहेंगे। अगर आप देखते हैं
कि नारायणगढ़ हलके की आवाज़ हम दमदार और मजबूत तरीके से उठा सकते हैं। नारायणगढ़ हलके के लोगों का जो बनता हक है उसको हरियाणा विधानसभा में मजबूती से उठाकर उसको छीन कर भी लेकर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपसे हमारी प्रार्थना है, आपसे अपील है कि आप साथ दें ताकि आने वाले समय में संघर्ष करने वाले लोग और नारायणगढ़ में पैदा हों, मजबूती से संघर्ष करें और राजनीतिक उपेक्षा का जो हमारा नारायणगढ़ शिकार रहा है वो कहीं ना कहीं हम अपने नारायणगढ़ के माथे से उस कलंक को धोने का काम करें और नारायणगढ़ को एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व प्रदान हो, उसके लिए आप मतदान करें। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।